हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर मैं पाश्चात्य कला के प्रमुख वादों की श्रृंखला को लेकर श्रृंखला में आगे के वाद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमने अब तक पढ़ लिए थे अभिव्यंजनावाद तक और इसके बाद कुछ और अन्य वाद। आज जहाँ से हम शुरू करेंगे वो है दादावाद या दादाइज्म। सन 1916 से 1924 ईस्वी तक जर्मनी के स्विट्ज़रलैंड में एक वाद चला जो था दादावाद। ये कला विरोधी वाद था। इसका उद्देश्य क्या था? कला को नष्ट करना। इनका कहना था कि कला जो है कहीं से भी जीवन के लिए सुखद नहीं है, तो कला को दादावादी जो थे कला को नष्ट करना चाहते थे या पूर्ण रूप से कला को मिटा देने का उद्देश्य लेकर ये जो है कला जगत में आए। और जर्मनी के ज्यूरिख नगर में इस वाद का आरंभ होता है या दादाइज्म का जन्म होता है। इसका चरम विकास जो हुआ सन 1920 ईस्वी में हुआ। दादावाद का जन्म जो है भविष्यवाद से हुआ था। भविष्यवाद जिसका उद्देश्य था समयावच्छेद गति को चित्रित करना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कला के रूप को बिगाड़ा। संवारने के बजाय कला के रूप को बिगाड़ने का काम जो है दादावादियों ने किया। इसका दादावाद का जो है शाब्दिक अर्थ वो हॉबी हार्स या काला घोड़ा या लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा था। दादावाद के नामकरण के विषय में भी एक बहुत ही रुचिकर विषय या कहें रुचिकर तथ्य है कि दादावादियों ने क्या किया था, जर्मनी की शब्दावली को या डिक्शनरी को उठाया और चाकू की नोक से उसे खोला। चाकू की नोक से खोलकर चाकू की नोक जिस शब्द पर पड़ी उसी शब्द से इन्होंने इसका नामकरण कर दिया, दादावाद। तो इसीलिए इसका नाम है झूलने वाला घोड़ा या यूं कहें हॉबी हार्स या काला घोड़ा। दादावाद का घोषणा पत्र जो है पिस्टन जारा ने लिखा था और इसके प्रणेता भी जो है दादावाद के पिस्टन जारा थे। अगर हम दादावाद के प्रमुख चित्रकारों के विषय में देखते हैं तो फ्रांसिस पिकाविया, मार्सेल धूसा, हुगो वाल हम देखेंगे ना। कला को बिगाड़ने का मार्सेल धूसा ने क्या किया था, मोनालिसा की मूछें बना दी थी और मोनालिसा के चित्र पर मूछें बनाने के बाद उसका नाम रख दिया एल्यूक। ऐसे ही इन्होंने क्या किया था मार्सेल धूसा की, जब हम कला को आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो देखेंगे, इन्होंने एक जो मूत्र पात्र होता है, जो हमारा टॉयलेट पात्र होता है, इसके ऊपर एक चित्र बनाया या यूं कहें ऐसे ही चित्र बनाकर उसका नाम रखा फब्बारा और आर्मड से साइन कर दिए। कुछ इस तरह की फितरत रखने वाले थे दादावादी चित्रकार। इसके बाद आता है नवलचीलावाद या नवरूपवाद या इसे हम कहते हैं न्यूप्लास्टिसिज्म। सॉरी, ये थोड़ा सा साइड में कट गया है। न्यूप्लास्टिसिज्म सन 1917 से सन 1931 तक हॉलैंड में एक वाद चला जो था नवलचीलावाद या न्यूप्लास्टिसिज्म या नवरूपवाद। इसका जन्म हॉलैंड में हुआ। इसके प्रणेता जो थे पिएट मोड्रियान थे। ठीक है, कहीं इसके नाम में कोई गड़बड़ हो सकती है, कई बार इनके उच्चारण में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पिएट मोड्रियान जो थे नवलचीलावाद या नवरूपवाद के प्रणेता थे। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या था? नवलचीलावाद का, जैसे दादावाद का सिद्धांत था कला को समाप्त करना या कला को खत्म करना, वैसे ही नवलचीलावाद का सिद्धांत जो था विरोधों में सुसंवादित्व स्थापित करना। एक तरीके से देखें ना, विरोधों में एक पॉजिटिविटी का, एक अच्छे तरीके से दो विरोधी चीज़ों को एक में मिलाकर चित्रित करने का सिद्धांत जो था वो हमारे नवलचीलावादी चित्रकारों का था। इसके बाद जिस वाद को हम देखेंगे वो है हमारा बाउहाउस। बाउहाउस कोई वाद, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाउहाउस एक संस्था थी, एक कॉलेज था या कहें या एक कला विद्यालय था। बाउहाउस एक कला विद्यालय था। बाउहाउस से ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि बाउहाउस की स्थापना कहाँ हुई थी, बाउहाउस कहाँ था, बाउहाउस कहाँ चला। तो आपको सारी चीज़ों का एक ही आंसर है, जर्मनी में। जर्मनी के वाइमर नगर में सन 1919 ईस्वी में
बाउहाउस की स्थापना होती है और इसके संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो वाल्टर ग्रेस्पियर थे। ध्यान रखना, वाल्टर ग्रेस्पियर ने 1919 ईस्वी में बाउहाउस की या बाउहाउस की स्थापना की थी। 1933 ईस्वी तक यह अपने चरम पर रहा, या यूं कहें 1933 ईस्वी तक इसका काल रहा। इसके प्रमुख शिक्षक जो थे, इसमें जिन लोगों ने शिक्षण कार्य किया है बाउहाउस के अंतर्गत, जिन लोगों ने शिक्षण कार्य किया है उसमें वाल्टर ग्रेस्पियर, एडवर्ड मुंच, बेस्ली कंडेंस्की, पॉल क्ली, ये चित्रकार जो थे इन्होंने बाउहाउस में शिक्षण कार्य किया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगला वाद जो है वो हमारा अति यथार्थवाद है या सररियलिज्म है। अति यथार्थवाद जैसे हम देखते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति, एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति, मतलब वास्तविकता से कहीं ज़्यादा बढ़ के आगे दिखाना, ये अति यथार्थवाद था। ठीक है, जैसे कहें ना कि काफ़ी भयावह चित्रों को इन्होंने दिखाया, भविष्य को काफ़ी आगे तक, या चित्रों को कहीं न कहीं जो असंभव की तरह है उसको प्रस्तुत किया। अति यथार्थवाद 1924 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक चला। अति यथार्थवाद पेरिस में चला था, नगर पेरिस था और देश जो था वो फ्रांस था, फ्रांस में चला। इसका घोषणा पत्र, अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र 1924 ईस्वी में कवि आंद्रे ब्रेतन या एंड्रयू ब्रेटन, दो नाम मिलते हैं, कवि आंद्रे ब्रेतन या एंड्रयू ब्रेटन ने इसका घोषणा पत्र 1924 में लिखा था। इसका आरंभ करने वाले कलाकार जो थे मैक्स अर्नेस्ट थे, और सबसे ज़्यादा जिस चित्रकार ने अति यथार्थवाद का विकास किया, यह यूँ कहें कि अति यथार्थवाद को सबसे ज़्यादा जिस चित्रकार ने आगे बढ़ाया वो हमारे सल्वाडोर डाली हैं। और सबसे पहले अति यथार्थवाद कला आंदोलन के लिए अति यथार्थवाद शब्द का प्रयोग एंड्रयू ब्रेटन ने किया था, जो कि कवि थे। हम कुछ चित्रों को मैंने यहाँ पर संयोजित किया है आप लोगों के लिए। देखो, अति यथार्थवाद के चित्र जो थे, जैसे ये पिघलती हुई घड़ियाँ, मेल्टिंग वॉच, ये सल्वाडोर डाली के द्वारा बनाया गया चित्र है। घड़ियाँ कभी पिघल नहीं सकती, लेकिन उनके अनुसार, अति यथार्थवादियों के अनुसार घड़ियाँ पिघली, मतलब उन्होंने समय को आगे बढ़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए और पिघलती रूप में आगे निकलते हुए दिखाया है। तो ये पिघलती हुई घड़ियाँ नामक चित्र जो है ये सल्वाडोर डाली का है। आप जब इसे गौर से देखोगे तो डालों पर लटकी हुई हैं घड़ियाँ, मेज पर रखकर पिघल रही है घड़ी, कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ समय का, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ आकृतियाँ हैं जिनके ऊपर घड़ियों को पिघलते हुए या लटके हुए दिखाया गया है। इसके बाद एक और चित्र है कुछ इसी तरीके से, पिघलते हुए पे ही कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ ऐसे करके, ये भी चित्र अति यथार्थवाद का है। अब देखिए, एक तोप के गोले से घोड़ा निकल रहा है, वहीं एक संगीतज्ञ पेड़ की डाल पर लटका मतलब उसका आकार अधिक आवश्यकता से अधिक लंबा है, अंदर की आते तक उसकी या उसके शरीर का आंतरिक भाग तक दिख रहा है, ये है अति यथार्थवाद। अब यहाँ देखिए, अति यथार्थवाद में काफ़ी भयावहता है, काफ़ी भयावहता आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कौवे बैठे हैं, अशांति का प्रतीक है। इधर एक बहुत ही बड़े आकार का पशु बना हुआ है, जैसे जलता हुआ जिराफ सल्वाडोर डाली का चित्र देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का हमको दिखाई देगा। तो ये कुछ चित्र मैंने इसलिए डाले कि आप इनके बनाने का तरीका, इनका आधार भी देख सकें कि अति यथार्थवाद में किस तरीके के चित्रण किए जाते थे। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है अमूर्त अभिव्यंजनावाद, सन 1940 से 1960 ईस्वी तक जो वाद चला, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, इसको एक्शन पेंटिंग के नाम से भी जाना गया। एक्शन पेंटिंग के विषय में काफ़ी एक लंबा चौड़ा प्रश्न आता है कई बार कि एक ऐसी चित्रकला पद्धति जिसमें रंगों के डब्बों को एक रस्सी में बांधकर तेजी से जमीन पर रखे हुए कैनवास पर तेजी से गिराना, क्या वो कौन सी कला होती है? तो आपकी एक्शन पेंटिंग होती है। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में अमेरिका में हुई थी। इस कला अभियान का जन्म जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ।
अभिव्यंजनावाद को अमूर्त अभिव्यंजनावाद को वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावाद नाम जो है रॉबर्ट कोट्स ने दिया था। और अमूर्त अभिव्यंजनावाद का प्रसिद्ध चित्रकार जो है जैक्सन पोलाक है। फिर आता है ऑप आर्ट या ऑप्टिकल आर्ट। सन 1940 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसका अन्य नाम नेत्रीय कला था। इसका उपनाम नेत्रीय कला कह सकते हैं या अन्य नाम इसका नेत्रीय कला था। इसकी विशेषता क्या थी? ज्यामितीय आकार की आकृतियों को आधार मानकर चित्रण किया जाता था। जैसे हम देखते हैं हमारी ज्यामितीय आकृतियां ही चित्रित की गई हैं आपके घनवाद में, कहीं न कहीं इन सारे वादों से ये आगे के वाद प्रभावित रहे हैं। ऑप्टिकल आर्ट में या ऑप आर्ट में सबसे जब हम देखते हैं तो यहाँ भी ज्यामितीय आकार की आकृतियों को आधार बनाकर चित्रण किया गया था। ऑप आर्ट का प्रमुख चित्रकार जो था विक्टर वासरली था। ठीक है, इसके बाद एक और कला है पॉप आर्ट। ये दोनों पूछी जाती हैं तो अधिकतर इन दोनों कलाओं के स्थान पूछ लिए जाते हैं कि इनकी स्थापना कहाँ हुई, इन कलाओं का स्थान क्या था, या यूं पूछ लिया जाता है ये कलाएं ऑप आर्ट का प्रचलन कहाँ रहा। एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि ऑप आर्ट से संबंधित चित्रकार कौन है और पॉप आर्ट से संबंधित चित्रकार कौन है। अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का एक सरल तरीका है, वो अभी बताऊँगी। पहले पॉप आर्ट के बारे में जान लेते हैं। पॉप आर्ट 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई और इसके प्रमुख चित्रकार एंडी वॉरहोल थे। ऑप आर्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, विक्टर हैं आप, मतलब विक्टर वासरली जो है ऑप आर्ट से संबंध रखते हैं, तो एंडी वॉरहोल आपको भूलेंगे नहीं क्योंकि इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है। पॉप आर्ट से एंडी वॉरहोल संबंधित है। अब नीचे मैंने एक चित्र दिया है अमूर्त अभिव्यंजनावाद का। देखिए, जहाँ पर आकृतियों को महत्व नहीं दिया गया, जहाँ पर अमूर्त रूपों को महत्व दिया गया है, वो था अमूर्त अभिव्यंजनावाद। रंगों के सहारे से, रंगों की सहायता से चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से आज जो प्रमुख वाद कुछ शेष बचे थे, इनको मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आगे आप लोग चाहते हैं कि मैं अन्य वीडियो भी बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर कहीं आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आगे मैं आपको भारत की महिला चित्रकारों की एक सीरीज़ दूंगी, जो जितनी भारत की महिला चित्रकार हैं इनके विषय में क्या प्रश्न आते हैं, इनके विषय में जानकारी, इन्होंने क्या क्या चित्रित किया। कई महिला चित्रकार ऐसी हैं जिनके नामों में कन्फ्यूजन रहता है, कई महिला चित्रकार ऐसी हैं जिनके विषय में मैं ये नहीं कहती कि सभी नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। मैं नई नई महिला चित्रकारों के विषय में आपको पूरी एक एक वीडियो अवेलेबल करवाने का प्रयास करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जानकारीपूर्ण हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।